अभी तक हमने देखा था प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली जो है 1.3 से 1.3 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। 1.3 जो है पूरी हो गई थी, 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में अब हम देखेंगे इसके आगे 1.3 के आगे 1.3 के आगे यहाँ पर लिखा हुआ है बुक के अंदर कि हम पिछली जो क्लासेस थी जैसे 8th है 7th है उसमें हमने देखा था एक तो प्राकृत संख्या, एक देखा था पूर्ण संख्या, एक देखा था परिमेय संख्या, इस तरीके से हमने देखा था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था पूर्णांक, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या। अभी तक हमने पूर्णांक देखा है, प्राकृत संख्या देखी है, पूर्ण संख्या देखी है और परिमेय संख्या देखी है, यानी इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर्स, ये सारे नंबर हमने देख लिए हैं। अब हम 9th क्लास में देख रहे थे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, ये अब हम देख रहे थे। तो पिछली जो क्लासेस है उसमें हमने देखा था कि जो परिमेय संख्या होती है, जो रेशनल नंबर होती है, वो रेशनल नंबर में योग और गुणन, जो हमने पिछली क्लासेस है उसमें हमने देखा था कि जो परिमेय संख्या होती है उसमें एक तो है योग यानी सम या एडिशन, एक है गुणन यानी मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, ये हमने देखे थे। उसमें हमने ये भी देखा था कि योग और गुणन के अंतर्गत एक तो होती है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव। इसके अलावा दूसरा हमने देखा था साहचर्य यानी एसोसिएटिव। इसके अलावा और भी देखा था जैसे वितरण का नियम, वितरण या फिर बंटन का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हमने देख लिया था। ठीक है, पिछली जो क्लासेस थी उसमें हमने देखा था कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक, ये तो 7th और 8th में देखे थे, और 8th में परिमेय संख्या भी थी। तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत, इन संख्याओं के अंतर्गत एक तो है योग यानी एडिशन यानी सम, और एक है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन। इसके अंतर्गत हमने देखा था, एक तो देखा था क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव, साहचर्य, एसोसिएटिव और बंटन यानी वितरण, डिस्ट्रीब्यूटिव, इन नियमों को संतुष्ट करती है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो दो परिमेय संख्याएं होती है, परिमेय संख्या जो होती है, रेशनल नंबर जो होती है, ये जो रेशनल नंबर होती है, जो परिमेय संख्या होती है, ये संख्याएं एक तो योग यानी जोड़ यानी ऐड यानी सम, एक तो योग, दूसरा है व्यवकलन यानी घटाना या घटाएं, जब हम इसको घटाएं, ठीक है, और तीसरा गुणा करें यानी गुणा करें। इन तीनों में जो है ये समृद्ध होती है, इन तीनों में ये समृद्ध होती है यानी क्लोज होती है, क्लोज प्रॉपर्टी जो है समृद्ध होती है। इसके अलावा अगर हम भाग दें इन परिमेय संख्याओं में, तो भाग दे और नॉन जीरो यानी कि शून्यतर, जो नीचे, जो परिमेय संख्या के नीचे वाला जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ऐसी परिमेय संख्याओं में हम भाग भी दें तो वो भी समृद्ध होती है, क्लोज होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी हमने देखी थी। तो हमने पिछली क्लासेस में क्या देखा था कि ये सब संख्याएं जो है योग और गुणन में क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन नियम का पालन करती है, इन नियमों को संतुष्ट करती है। और ये भी हमने पढ़ा था कि यदि हम दो परिमेय संख्याओं को या तो जोड़ें या घटाएं या फिर गुणा करें या फिर शून्य को छोड़कर भाग दे, तब भी हमें परिमेय संख्या मिलती है। यानी कि ये जो है जोड़, घटाना
और गुणा और भाग के सापेक्ष परिमेय संख्या जो है वो समृद्ध होती है, क्लोज होती है। ये भी हमने पिछली क्लासेस में देखा था। अब हम ये देखेंगे कि जो परिमेय संख्या, अभी तक तो जो देखा था वो तो हमने ये डिस्कस कर लिया है कि पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या देखा था। अब हम नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, ये तो हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि ये सारी संख्याएं जोड़ में और गुणा में क्रम विनिमय, इसके अलावा साहचर्य, और इसके अलावा एक तो क्रम विनिमय हो गई यानी कम्यूटेटिव, एक साहचर्य हो गई यानी कि एसोसिएटिव, और एक हो गई अपने बंटन नियम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव, वितरण का नियम, इनको संतुष्ट करती है। इसके अलावा परिमेय संख्या जो है जोड़ बाकी गुणा इनमें समृद्ध भी होती है, क्लोज प्रॉपर्टी भी है, और भाग में नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए हर में, तब ये समृद्ध हो जाएगी। ये तो हमने पिछली क्लासेस में देखा। अब हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्याएं भी क्या योग और गुणन में क्रम विनिमय है। जो अपरिमेय संख्या है वो योग और गुणन योग और गुणन में क्या ये क्रम विनिमय होती है, ये हम अब चेक करेंगे इस क्लास में। पिछली क्लासेस जो है जैसे 6, 7 और 8 में तो हमने देख लिए थे जो हमने बताए। इस बार हम चेक करेंगे परिमेय संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है या साहचर्य होती है या फिर बंटन के नियम का पालन करती है यानी वितरण के नियम का पालन करती है, इनका संतुष्ट करती है। ये हम नेक्स्ट अब देखेंगे कि अपरिमेय संख्या योग, गुणन और क्रम विनिमय, योग और गुणन के क्रम विनिमय, साहचर्य एवं बंटन के नियमों को संतुष्ट करती है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। इन तीन का नियम जो है, इन तीनों नियम को जो है ये सेटिस्फाई करती है या नहीं, ठीक है, ये देखेंगे। और इसके अलावा इसको हटा देते हैं। ये देखने के लिए हम अब आगे नेक्स्ट करेंगे कि सबसे पहले अपरिमेय संख्या लेंगे, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर अब हम देखेंगे। तो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, भागफल और गुणा सदैव अपरिमेय हो ऐसा कभी जरूरी नहीं है। कैसे? अपरिमेय संख्याओं का योग, गुणन, व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन, बाकी या घटाना, और भाग करना, डिवाइड करना, ठीक है, ऐड करना, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड करना, इन चारों में दो अपरिमेय संख्या, दो इरेशनल नंबर को ऐड करे, जोड़े या गुणा करे, मल्टीप्लाई करे या फिर सब्ट्रैक्शन यानी घटाएं या फिर भाग करें, इनको डिवाइड करें, तो हर बार, प्रत्येक बार अपरिमेय संख्या मिले ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम इसके, इन चारों में से, ठीक है। जैसे कि हम कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि √2। अब √2 में √2 को घटा दे तो 0 आता है, तो 0 अपरिमेय संख्या नहीं है। 0 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो यानी कि घटाने में हर बार, प्रत्येक बार अपरिमेय संख्या मिले ऐसा जरूरी नहीं है, जैसा कि ये परिमेय मिल गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी संख्या है, जैसे कि अगर हम घटाना कर दिया, गुणा का ले लेते हैं, √3 को गुणा करेंगे √3 से, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर, √ से स्क्वायर हट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। 3 एक परिमेय संख्या है,
यानी कि रेशनल नंबर है। कहने का अर्थ यह है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो सदैव अपरिमेय मिले ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा कि ये एक परिमेय संख्या मिल गई। इसके अलावा और भी है, जैसे √17 है, इसमें √17 का भाग देंगे तो ये कट के आ जाएगा एक बार। तो दो अपरिमेय संख्याओं का भाग करेंगे तो हर बार प्रत्येक बार अपरिमेय संख्या नहीं मिलती है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे परिमेय मिल गई। ओके, तो दो परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो सदैव अपरिमेय मिले ऐसा जरूरी नहीं है। जिस तरीके से ये रहा परिमेय मिल गई। दो अपरिमेय संख्याओं का अगर बाकी करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी हर बार प्रत्येक बार अपरिमेय मिले ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे परिमेय मिल गई। और भाग करेंगे दो अपरिमेय संख्याओं का तो हर बार प्रत्येक बार अपरिमेय मिले ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर एक आया तो एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ओके, ये तो हमने देखा सब्ट्रैक्शन घटाना, मल्टीप्लिकेशन गुणा करना और भाग देना डिवाइड करना, ये तीन तो देख लिए। अब हम योग देखेंगे, जोड़ ऐड देखेंगे। तो अब इन तीनों को तो हटा देते हैं, ये तीनों के एग्जाम्पल तो ये हो गए। अब हम देखेंगे दो अपरिमेय संख्याओं की जोड़ करेंगे, दो इरेशनल नंबर की हम ऐड करेंगे उनको। तो मान लीजिए कोई अपरिमेय संख्या है, जैसे √2 है, इसको मैं जोड़ दिया वापस √2, तो ये हो गया 2√2। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां हमें दो अपरिमेय संख्याओं की योग करेंगे तो अपरिमेय मिल रही है। अब हम इसको हटा देते हैं। अब देखिए आप, एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, यानी कि रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर में हम इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं। जब हम जोड़ते हैं तब क्या होता है, तो जब हम ऐड करते हैं तो मान लीजिए कोई भी दो संख्या लेते हैं हम, जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं √3। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको किसी परिमेय संख्या से, मान लीजिए 2 है परिमेय संख्या, इसमें ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो ये हो गया 2√3, यानी कि अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर हमें मिल रही है। इसी तरीके से जब हम एक परिमेय संख्या को यानी रेशनल नंबर को एक अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, गुणा करते हैं तब हमें क्या मिलता है। तो देखिए आप, जैसे √3 है, ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है वो अनवसानी अनावर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। √3 अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या है, इसलिए इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है, दशमलव प्रसार जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, अनवसानी अनावर्ती है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या। अगर इसको हम गुणा करेंगे किसी भी परिमेय संख्या से, मान लीजिए इसको किसी परिमेय संख्या से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 2√3। तो जिस तरीके से परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़ेंगे एज इट इज, उसी तरीके से परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या गुणा करेंगे
तो दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सिचुएशन में हमें अपरिमेय संख्या मिल रही है, इरेशनल नंबर मिल रही है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का भी डेसिमल एक्सपांसन जो है दशमलव प्रसार वो अनवसानी अनावर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये वापस अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर हमें मिल रही है। कहने का अर्थ ये है कि जब एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं और एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तब क्या होता है, तो देखिए आप √3 एक अपरिमेय संख्या है, तब ये हो गया 2 प्लस √3, सॉरी ये तो हो गया 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, जब 2 में √3 जुड़ा है तो 2 प्लस √3 हो गया और ये हो गया 2 √3, क्योंकि √3 एक अनवसानी अनावर्ती है। डेसिमल एक्सपांसन जो है इन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए ये बात जो है 2 प्लस √3 और 2 √3 दोनों के लिए सही है, क्योंकि दोनों का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होगा, डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, इसलिए ये दोनों संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं है। ये अपने 9th क्लास में था। इसके बाद में अब एग्जाम्पल शुरू होंगे, अब इसको हटा देते हैं। अब हम लेते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल आ जाएंगे अब सारे, बस अपरिमेय संख्याओं के बारे में इतना सही था। अब हम एक उदाहरण लेते हैं कि जांच कीजिए। क्या जांच करनी है हमें? जांच ये करनी है कि एक तो है 7 √5, 7√5, एक है 7/√5, 7/√5, एक है √2 प्लस 21 और एक है π-2। ये चारों जो नंबर है वो अपरिमेय संख्या है, ये चारों जो नंबर है वो अपरिमेय संख्या है, ये चारों जो संख्या हैं वो इरेशनल नंबर है या फिर रेशनल नंबर है, या फिर रेशनल नंबर है। ये हमें जांच करनी है कि ये जो चारों नंबर है, चारों संख्याएं हैं, ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है, रेशनल है या फिर इरेशनल है। यानी फाइंड आउट दैट these numbers are irrational numbers or not। ओके, तो हम एक चीज जानते हैं, जैसे √5 का मान जो है 2.236 ... इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। ओके, ये तो √5 का मान क्या है 2.236 ... और √2 का मान जो है 1.4142 ... इस तरीके से 1.4142 ... यानी ये भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा पाई का मान हमें मालूम है 3.1415 ... यानी कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है, यानी कि ये सारी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या है। कौन सी है? अपरिमेय, यानी कि इरेशनल नंबर है, ये तो हम जानते हैं। तो हमें इसको जांच करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? ये परिमेय है या फिर अपरिमेय है, रेशनल है या फिर इरेशनल नंबर है। तो अब आप देखिए, पहला तो है 7√5, 7√5, यानी कि 7 को किससे गुणा करना है? √5 से, इससे गुणा करना है। 7 को 2.236 से गुणा करना है। तो इसको गुणा किया तो ये मान आया।
यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, रेशनल एंड इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें अपरिमेय संख्या मिलती है। अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर मिल रही है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, अनवसानी अनावर्ती है। एज इट इज इसी तरीके से 7/√5 है, तो ये भाग देना बहुत मुश्किल होता है। तो हम इसको क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ √5 से गुणा कर देते हैं। जैसे 7/√5 है, इसको गुणा कर दिया √5 से और भाग भी कर दिया √5 से, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, जैसे कि 7/5 ये तो एज इट इज, और √5 और √5 हो गया 5। 7/5 का मान ये आ रखा है, इसमें हमें 5 का भाग देना है। (3.1304) ... इस तरीके से आगे चलता जाएगा। यानी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है, यानी कि अनवसानी अनावर्ती है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भाग देंगे तो भी हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, अपरिमेय संख्या हमें मिल रही है। यहाँ देखिए आप √2 और उसमें 21 जोड़ना है। √2 का मान है 1.4142 ... आगे चलता जाएगा, ये अपरिमेय है। इसमें हमने 21 यानी कि 21 को जोड़ दिया, ऐड कर दिया है, परिमेय को हमने ऐड किया है, अपरिमेय परिमेय को जोड़ा है, इरेशनल और रेशनल को जोड़ा है, तब हमारे पास ये आया 22.4142 ... इस तरीके से 22.4142 आगे चलता जाएगा। तो यानी कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये भी अपरिमेय संख्या है। ओके, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ा तो भी हमें अपरिमेय संख्या मिली। एज इट इज इसी तरीके से पाई का मान 3.1415 ... चलता जाएगा। इसमें हमने 2 को लेस कर दिया, घटा दिया, तो क्या आ गया 1.1415 ... इस तरीके से चलता जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपांसन जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, अनवसानी अनावर्ती है, तो ये भी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। ओके, यानी एक अपरिमेय संख्या में से परिमेय को घटाया तो भी अपरिमेय संख्या मिल गई। कहने का अर्थ यह है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ करो, ऐड करो, बाकी करो, सब्ट्रैक्शन करो, गुणा करो, मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, भाग करो, हर मामले में हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग जो है दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपांसन मिल रहा है, अनवसानी अनावर्ती दशमलव है, अतः ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। ये हमारा था उदाहरण नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11। ओके, अब इसको हटा देते हैं, साफ कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 ये कह रहा है कि एक तो संख्या ये है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ा हुआ है तो हमें अपरिमेय मिलती है, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, रेशनल और इरेशनल को ऐड किया तो हमें इरेशनल नंबर मिल रही है, ये हमने देख लिया। सॉरी मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये आ गया 2/2। इसमें परिमेय और अपरिमेय रेशनल इरेशनल को मल्टीप्लाई किया तो भी ये इरेशनल नंबर है। एक तो हमारे पास कंप्लीट ये नंबर है,
वो भी इरेशनल नंबर ही आएगा। अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे, इरेशनल में इरेशनल जोड़ेंगे तो इरेशनल अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो पहली संख्या तो ये है 2 + 2√2 + 5√3। दूसरी ये अपरिमेय संख्या है और परिमेय अपरिमेय को गुणा करते हैं, रेशनल इरेशनल को, तो भी ये इरेशनल नंबर है। अब दोनों इरेशनल को बाकी किया हुआ है, घटाया हुआ है, सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, दोनों इरेशनल को जोड़ा हुआ है। एक तो ये कंप्लीट संख्या है, दूसरी ये कंप्लीट संख्या है। पूरी संख्या एक ये है, पूरी संख्या ये है, ठीक है। तो हमारे उदाहरण नंबर 12 ये कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ना है यानी ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे? जो अपरिमेय संख्या वाली फॉर्म है ना, अनरूट वाली, उनको पास में ले आएंगे। जैसे 2√2 ये हो गया प्लस का √2, एक है √3 वालों को पास में ले आएंगे, प्लस 5√3, और एक है -3√3। ऐसा इसलिए किया क्योंकि √2 साथ में होने की वजह से हमारे पास एक आसानी हो जाएगी, एक सिंपल हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो √2 इन दोनों में से आ गया कॉमन, ये हो गया 2 + 1, 2 इसमें से बच गया, 1 इसमें से, और इसमें √3 कॉमन आ गया, तो प्लस का प्लस √3 कॉमन, तो इसमें 5 बच गया और इसमें 3 बच गया। ओके, तो ये हो गया √2 और 2 और 1 3, प्लस का प्लस ये हो गया √3 और 5 में से 3, तो ये बच गया 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 3√2 प्लस ये हो गया 2√3, ये इसका आंसर रहेगा। √2 अलग चीज़ है और √3 अलग है, तो ये इसका क्लियर आंसर जो है वो ये रहेगा, 3√2 + 2√3, ये इसका आंसर रहेगा। इसको इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। अब आगे नेक्स्ट, अब है उदाहरण नंबर 13, एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 ये कह रहा है कि 6√5 को 2√5 से गुणा करना है। 6√5 को 2√5 से गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए आप, परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया, परिमेय अपरिमेय, ये अपरिमेय हो गई, ये भी अपरिमेय हो गई। अब दोनों अपरिमेय संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है इरेशनल नंबर को। तो गुणा के लिए क्या होगा, अनरूट वाली संख्या पास में हो जाएगी, संख्या पास में हो जाएगी। ये हो गया 6 को गुणा किया 2 से, इंटू, क्योंकि इनका भी तो आपस में गुणा ही है, ठीक है। तो ये हो गया √5 और ये भी हो गया √5, तो 6 दूना 12 और 5 × 5 5, तो 12 × 5 60, ये इसका आंसर है। ओके, तो इसका आंसर है 60, 60 इसका उत्तर है। अब देखिए आप, परिमेय अपरिमेय को गुणा किया हुआ है यानी अपरिमेय ही मिल रही है, तो उसमें हमने जोड़ का देख लिया, गुणा का देख लिया, अब भाग का देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल ही है, उदाहरण नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 जो है वो यही है, डिवाइड का है, भाग का ही है। एग्जाम्पल 14 जो ये कह रहा है 8√15 को 2√3 से भाग देना है। इससे भाग देना है, डिवाइड करना है। 815 को डिवाइड करना है 203 जो है इसको डिवाइड करना है 815 से। 815 को 203 से डिवाइड करना है, भाग देना हमें इन दोनों का आपस में। तो भाग देने के लिए क्या करना है, डिवाइड करने के लिए 8√15 को इसमें भाग देना है 2√3 का, ठीक है। 2√3 का भाग देना है, 2√3 को डिवाइड करना है,
अब डिवाइड करने के लिए, भाग करने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया 8, √15 को लिख सकते हैं √5 √3, तो √15 हो गया बटा 2 √3, √3 से तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 8 में 2 का भाग गया 4 बार, तो इसका उत्तर है 4 √5, 405। इस एग्जाम्पल को मैं साफ हटा देता हूं, उसके बाद में कुछ क्लू पॉइंट्स है उनको याद रखना है। क्लू पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट है कि एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर और एक है अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या का जोड़ करेंगे और बाकी करेंगे या फिर घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या जोड़ या फिर घटाना या बाकी करना अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा है एक अपरिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या का गुणा, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है, या फिर उसका भाग देना, डिवाइड करना, वो भी सदा अपरिमेय होता है, वो भी हमेशा अपरिमेय संख्या मिलती है, इरेशनल नंबर। लेकिन इसकी एक शर्त है कि परिमेय संख्या जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी कि शून्यतर होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि अगर ये जीरो से गुणा कर दिया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, परिमेय मिल जाएगी, जीरो रेशनल है, परिमेय है। जीरो से भाग दे दिया तो इनफाइनाइट आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नॉन जीरो है, शून्यतर होना जरूरी है परिमेय का, ठीक है। बस ये नॉन जीरो, जीरो को छोड़ दीजिए आप, बाकी सारी कोई भी परिमेय संख्या ले लें और इस तरफ अपरिमेय संख्या ले लें, इरेशनल ले लें और उनका गुणा या भाग करेंगे तो हमें हर बार, प्रत्येक बार अपरिमेय संख्या मिलता है। कहने का अर्थ यह है कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्यतर नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणनफल या फिर भाग अपरिमेय होता है। ये दो पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसको हटा देते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट एक पॉइंट और है जो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। ये तीसरा पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इधर भी ले ली अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, और इधर भी ले ली अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर यानी कि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े या घटाएं या फिर गुणा करें या फिर एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दे, तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। परिमेय और अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गुणा करेंगे अगर √2 को √2 से
तो ये तो 2 आ गया, तो परिमेय भी मिल गई। और अगर 3 को √2 से गुणा किया तो 3 √2 आ गया, तो अपरिमेय भी मिल गई। तो इस तरीके से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को, दो परिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाए या गुणा करे, या फिर एक परिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें, तो परिणाम सदैव परिमेय, तो परिणाम जो है उसका रिजल्ट जो है वो परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। ये तो था हमारे कुछ टर्म्स थी जो याद रखने लायक है। अब हम नेक्स्ट आगे करेंगे, इसको हटा देते हैं। अब हम अपनी चर्चा जो है वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल निकालने की जो संक्रिया है, वर्गमूल निकालने के जो ऑपरेशंस हैं, उन पर हम अब आगे डिस्कस करेंगे, जो उसकी चर्चा करेंगे। देखिए आप, कोई भी प्राकृत संख्या है, जो ए प्राकृत संख्या, मान लीजिए कोई ए संख्या है जो एक प्राकृत संख्या है। अब इस ए का अंडरूट निकालेंगे, यानी अंडरूट ए निकालेंगे, और मान लीजिए वो बी के बराबर हो गया। कहने का अर्थ ये है कि बी का स्क्वायर करेंगे वो ए के बराबर हो गया होगा वो, तो क्योंकि एक प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 से इस तरीके से चलती रहेगी, ये सारी प्राकृत संख्या है। अगर ए एक प्राकृत संख्या है और ए का अंडरूट ले और बी आएगा, तो वो भी प्राकृत संख्या ही होगा, यानी बी स्क्वायर जो है वो भी, सॉरी प्राकृत संख्या नहीं होगा। इसकी एक शर्त है, इसकी शर्त यह है कि ए जो है वो 0 से बड़ा है, तो फिर बी भी 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि ए कम से कम 1 है, और 1 का अंडरूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा। ओके, तो फिर या फिर 2 होगा तो उसका अंडरूट निकालेंगे, तो 2 का अंडरूट क्या होता है, हमने पिछले देखा था, 2 का अंडरूट होता है 1.4142। तो 1.4142, ये मान लीजिए ए 2 हो गया, तो 1.4142 बी आया, तो बी भी 0 से बड़ा होगा। मान लीजिए ए 3 है, तो इसका अंडरूट लेंगे, जो अंडरूट 3 होगा वो होगा 3.1415 पाई का मान होता है, ये होता है 1.732। ठीक है, अब देखिए आप, ए कोई प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है जो 1 से शुरू होती है। अगर ए 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो उसका अंडरूट लेंगे बी, तो बी भी 0 से बड़ा ही होगा, तो 1 का अंडरूट 1 ही होता है। अगर 2 लेंगे तो उसका अंडरूट हो गया 1.4142, वो भी बी आया, तो बी भी 1 से बड़ा हुआ। मान लीजिए ए 3 है, तो 3 का अंडरूट लेंगे तो 1.732, तो बी आया, वो भी 0 से बड़ा होगा। तो ये कहने की शर्त ये है कि ए एक प्राकृत संख्या है जिसमें ए का अंडरूट लेंगे हम तो वो बी के बराबर है, अर्थात इसका अर्थ ये है कि बी स्क्वायर बराबर ए, तो ए 0 से बड़ा है तो फिर बी भी 0 से बड़ा होगा। इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है ए कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है, जिसमें ए जो है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो धनात्मक वास्तविक संख्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो इस ए का अंडरूट लेंगे, जो बी आएगा, यानी बी स्क्वायर ए के बराबर होगा, तो ए का अंडरूट लेंगे वो बी के बराबर आएगा, बी स्क्वायर बराबर ए, तो फिर ये जो बी होगा ये बी भी 0 से बड़ा ही होगा।
यानी ए 0 से बड़ा है, ए 0 से बड़ा है, कहने का अर्थ यह है कि ए एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। तो बी भी 0 से बड़ा ही आएगा। ओके, अब एक आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी तक हमने जो पिछली जो क्लासेस थी, जो हमने इससे पहले पढ़ी थी, उन क्लासेस में जो है ये देखा था कि किस प्रकार संख्या रेखा पर कोई भी संख्या n है, उस n का अंडर निकालेंगे, उसको संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। हमने पिछली जो क्लासेस थी जो देखी थी उनमें अंडर n को किस प्रकार संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है वो हमने देखा था, जहाँ पर n जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। n जो है धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये हमने अभी तक देखा था नंबर लाइन के ऊपर, संख्या रेखा के ऊपर किस प्रकार उसको इंडिकेट करता है, किस प्रकार निरूपित करता है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है। ओके, उनको हमने देखा था अंडर n को किस प्रकार संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर निरूपित किया जाता है, कैसे इंडिकेट किया जाता है अंडर n को। अंडर n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। अब हम आगे देखेंगे, यह तो था देखा था हमने पिछली क्लासेस में, जो हमने अभी देखा था कुछ दिनों पहले। अब हम देखेंगे कोई संख्या x है, उसका अंडर लेंगे, यानी अंडर x को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है, किस प्रकार इंडिकेट किया जाता है नंबर लाइन के ऊपर। और ये जो अंडर x में जो x है, x जो है वो धनात्मक वास्तविक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि इनको नंबर लाइन के ऊपर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार अंडर x को, जहाँ पर x जो है धनात्मक वास्तविक संख्या है, इसको ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिकली फॉर्म में किस प्रकार इसको ज्ञात करेंगे, किस प्रकार हम डिफाइन करेंगे, वो अब हम देखेंगे। और हम उसके लिए एक देखेंगे कि x का वैल्यू जो है वो 3.5 है, यानी कि अंडर 3.5 को देखेंगे पॉजिटिव रियल नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्या को किस प्रकार नंबर लाइन के ऊपर निरूपित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है, वो अब हम देखेंगे। इसको हटा देते हैं, अब हम उसको कंप्लीट जो है डायग्राम के साथ देखेंगे। धनात्मक पूर्णांक तो देख लिया था, पॉजिटिव इंटीजर। अब हम धनात्मक वास्तविक संख्या, पॉजिटिव रियल नंबर को देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, x की वैल्यू ली है 3.5, यानी कि हमें अंडर x यानी कि अंडर में 3.5, अंडर में 3.5 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर निरूपित करेंगे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं x बराबर 3.5 के लिए प्राप्त करेंगे, अर्थात हम अंडर 3.5 को ज्यामितीय रूप से हम प्राप्त करेंगे, ज्योमेट्रिकली फॉर्म में हम इसको देखेंगे। तो अब देखिए आप, दी हुई रेखा है हमारे पास, दी हुई रेखा पर एक स्थित बिंदु है। मान लीजिए एक रेखा है, ये क्या है, एक रेखा है, नंबर लाइन ही है, जिस पर हमारे पास एक बिंदु दिया हुआ है ए पॉइंट। नंबर लाइन संख्या रेखा है, उस पर एक स्थिर बिंदु है। ठीक है, एक स्थिर बिंदु है, एक कांस्टेंट है स्थिर बिंदु, और स्थिर बिंदु यानी परमानेंट है, वो इसी जगह है एक बिंदु जो नंबर लाइन के ऊपर है, संख्या रेखा के ऊपर। यहाँ से 3.5 एकक की दूरी पर एक निशान लगाते हैं हम, 3.5 एकक दूरी, 3.5 इकाई की दूरी, ये यूनिट है 3.5, और यहाँ पर एक बिंदु हम और लगा देते हैं। 3.5 एकक की दूरी पर चिन्ह लगाने पर हमें बिंदु मिलता है B। 3.5
यूनिट डिस्टेंस पर हमें एक जो पॉइंट मिल रहा है बी, और वो बी हमने यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, और जिससे कि हमारे पास ए बी जो है, जो ये ए बी है वो हमारे पास 3.5 एकक इकाई, ठीक है, 3.5 यूनिट की है, ए बी की लेंथ है हमारे पास। बी से हमने 1 एकक की दूरी पर चिन्ह और लगा दिया, बी से हमने 1 यूनिट 1 एकक की दूरी पर हमने एक और निशान लगा दिया, ठीक है। तो बी से 1 एकक की दूरी पर चिन्ह लगाया और एक नए बिंदु को हमने सी मान लिया, एक नया पॉइंट मिला है, न्यू पॉइंट मिला है जिसको हमने सी मान लिया है, उसको हमने सी इमेजिन कर लिया है। अब देखिए आप, ये जो AC मिला है, AC लाइन मिली है, इस AC लाइन का मध्य बिंदु मिड पॉइंट हम ये निकाल देते हैं। मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है ये इसका सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, वो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। और मध्य बिंदु को निकालने के बाद में उस बिंदु को हम O मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? O। सेंटर को O ही मानते हैं, मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को O मान लेते हैं। और O को सेंटर बनाकर, O को सेंटर बनाकर, केंद्र बनाकर, O को केंद्र बनाकर, सेंटर बनाकर प्रकार का पॉइंट यहाँ रखेंगे और पेंसिल का पॉइंट यहाँ रख के हम एक अर्धवृत्त बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। ओके, ओ को केंद्र या सेंटर बनाकर हम OC को त्रिज्या मानेंगे, रेडियस मानेंगे। त्रिज्या बनाएंगे OC को या फिर OA को। O को केंद्र बनाकर, सेंटर बनाकर प्रकार का पॉइंट यहाँ रखेंगे और पेंसिल का पॉइंट A पर या C पर रखेंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, बराबर होगा OC या फिर OA, बराबर होगा। OC या OA को हम त्रिज्या मानकर, रेडियस मानकर हम एक अर्धवृत्त जो है सेमी सर्कल बनाएंगे। और AC पर लंब एक ऐसी रेखा खींचेंगे, AC जो है ये AC, इस पर एक लंब खींचेंगे, लंब यानी परपेंडिकुलर। AC पर एक हम लंब खींचेंगे, यानी यहाँ से 90 डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, परपेंडिकुलर खींचेंगे। AC पर एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो B से होकर जाती हो, यहाँ B से होकर जा रही है, पासेज थ्रू द B पॉइंट। ओके, B से होकर जाती है और अर्धवृत्त को, सेमी सर्कल को D पर काटती है। सेमी सर्कल अर्धवृत्त को D बिंदु पर काटती है, D बिंदु पर कट कर रही है। तो अब देखिए आप, ये हमारे पास पूरा पॉइंट कितना है, यहां से यहां तक, इस पूरे का आधा ही तो है, उसका सेंटर मिड पॉइंट है। तो हमारे पास आप देखिए यहाँ पर OC जो है वो क्या आया, OC क्या है, ये पूरा कितना है, 4.5, 4.5, 3.5 और 1, 4.5 हो गया, 3.5 और 1, 4.5 हो गया। इसका आधा करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया OC। ओके, और ये OC जो है ये OA के बराबर भी है। OC बोले हम या फिर OA बोले हम, ये बराबर ही है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, सेमी सर्कल अर्धवृत्त की रेडियस है, ये भी बराबर होगा, ये सारा बराबर होगा, ये डिस्टेंस जितना भी होगा वो O से बराबर होगा। ठीक है, सारी त्रिज्याएं होगी, सब जगह बराबर होगा, सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है। तो हमारे पास ये दूरी कितनी आई, OC या फिर OA, 3.5 की आधी। OA लेंगे तो भी इसकी आधी करेंगे, OC लेंगे तो भी इसकी आधी करेंगे। ठीक है, सॉरी 4.5 की आधी, 3.5 और 1,
4.5 की आधी, यानी कि OC हमारे पास आया है 2.25, 2.25। OC हमारे पास क्या आया 2.25, तो OA भी क्या हो गया 2.25, 2.25, और ये क्या हो गया, और ये हमारे पास OD जो है, O और D, ये भी हमारे पास कितनी आई 2.25, 2.25, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, सारी त्रिज्या ही है, तो सब बराबर होगी। ओके, अगर ये आप देखिए, आप OC क्या है 2.25, OC क्या है 2.25, उसमें से एक हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा OB आ जाएगा 2.25 में से एक घटा दिया यानी 1.25, यानी ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक ये आ गई 1.25, 1.25 आ गई। अब हम ये ट्रायंगल लेंगे OBD, ये एक ट्रायंगल हो गया, त्रिकोण, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में हम इसमें BD निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल OBD में, समकोण त्रिभुज OBD में BD का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी 2.25 पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पर, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, उसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हमें लंब चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, BD चाहिए, तो ये कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर 1.25 का स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी A प्लस B A माइनस B, तो आप कर दीजिए 2.25 प्लस 1.25 यानी 3.25, और A माइनस B यानी 2.25 में से 1.25 गया तो 1, यानी ये हमारे पास आया 3.25, 3.25, और अगर हम BD निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा तो इधर आ जाएगा अनरूट। ओके, तो BD हमारे पास क्या आया, अनरूट में 3.25, इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं आगे हम कर देंगे। ओके, तो BD का स्क्वायर तो था 3.25, तो BD का स्क्वायर 3.25 था, तो फिर BD आ गया इसका अनरूट, समीकरण के दोनों तरफ अनरूट लिया हमने, तो यहाँ से अनरूट हट गया, यहाँ अनरूट लग गया। अब आप देखिए, हमने वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या क्या ली थी, x, धनात्मक वास्तविक संख्या क्या ली थी, x, पॉजिटिव रियल नंबर 3.5, और हमारे पास ये क्या आया है BD अनरूट में 3.5, यानी कि अनरूट x लेंगे तो दोनों तरफ अनरूट लग जाएगा, तो अनरूट 3.5। अब हम इस डायग्राम में ज्योमेट्रिकली, ज्यामितीय रूप से अनरूट 3.5 रूट 3.5 को जो है हम यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर निरूपित करेंगे, संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करेंगे, यानी कि BD अनरूट 3.5 आ गया। अधिक व्यापक रूप से देखें तो हमने धनात्मक वास्तविक संख्या x को 3.5 लिया था, तो अनरूट x का मान ज्ञात करने के लिए हमने x जो एक धनात्मक वास्तविक संख्या थी, x जो है रियल, पॉजिटिव रियल नंबर थी, तो हमने ऐसा बिंदु B लिया था इसमें A से। ओके, तो एज इट इज उसमें हमने AB लिया था x एकक, x यानी 3.5 यूनिट। ओके, और ऐसा बिंदु C लिया था जिसमें हमने BC लिया था 1 एकक 1 यूनिट, तो हमने इस स्थिति में x तो था 3.5, 3.5, ये देखिए
पॉजिटिव रियल नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्या। तो अंडरूट बी डी जो है, अंडरूट जो बी डी है, ये बी डी क्या हो गया, इसका अंडरूट 3.5 यानी अंडरूट एक्स अंडरूट 3.5 हमें मिल गया, प्राप्त हो गया। इस परिणाम को हमने पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध किया था, यहाँ पे किया था समकोण त्रिभुज ओबीडी में। ओके, तो यहाँ पर हमें पता चला कि बी डी बराबर अंडरूट एक्स, बी डी बराबर अंडरूट 3.25। ये रचना दर्शाने की एक चित्रीय या फिर ज्यामितीय विधि हमें प्राप्त हो रही है यहाँ पर। और सभी वास्तविक संख्याएं, जितनी भी रियल नंबर है, जितनी भी वास्तविक संख्या है जो x से बड़ी है, सॉरी x जो है वो 0 से बड़ा है, कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या है, ठीक है। धनात्मक वास्तविक संख्या के लिए अंडरूट x का भी इसमें उस धनात्मक वास्तविक संख्या का अंडरूट लेंगे ना, तो उसका भी इसमें अस्तित्व हमें प्राप्त होगा। यदि हम संख्या रेखा पर अंडरूट x की स्थिति जानना चाहे, x 3.5 था और संख्या रेखा पर हमें अंडरूट 3.5 यानी अंडरूट x की स्थिति देखना चाहे, अंडरूट x की स्थिति देखना चाहे, तो अब हम इसको संख्या रेखा को BC, जो संख्या रेखा BC है उसको संख्या रेखा मान लेंगे हम। अब हम BC को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, संख्या रेखा को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, BC को यहाँ से मानेंगे हम, यहाँ से इमेजिन करेंगे कि हमारे नंबर लाइन जो है B से शुरू हो रही है। तो संख्या रेखा BC को संख्या रेखा मान लेंगे और B को 0 मान लेंगे, शून्य मान लेंगे, शून्य मान लेंगे और स्थिति जानना चाहेंगे हम आगे। तो हमें ये रेखा BC जो है उसको संख्या रेखा मानने पर B को 0 मान ले और C को 1 मान ले, C एक ही है, 1 यूनिट है, सिंगल यूनिट है, तो C को 1 मान ले। इस तरीके से आगे आगे चलते रहेंगे, BC को संख्या रेखा मानेंगे, इसको 0 मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे क्योंकि एक की दूरी पर है ही है, आगे 2 3 4 5 आदि इस तरीके से मानते रहेंगे और BD को त्रिज्या मान लेंगे। अब ये जो रेडियस है, त्रिज्या है, ये BD को मान लेंगे, इसको त्रिज्या मान लेंगे, बाकी सबको हम भूल जाएंगे। अब इसको त्रिज्या मानेंगे तो प्रकार का पॉइंट यहाँ रखेंगे और पेंसिल यहाँ पर रखेंगे और हम यहाँ से एक चाप काटेंगे, कर्व काटेंगे, चाप काटेंगे, यानी यहाँ से हम एक सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। पूरा सर्कल न बनाकर हम सिर्फ एक चाप ही काटेंगे और इस संख्या रेखा BC को जहाँ पर ये कट कर रहा है, BD को त्रिज्या मानकर, BD को रेडियस मानकर, त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे। संख्या रेखा को, जो ये नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, इसको ये E पर कट कर रहा है, E पर काट रहा है और ये जो E पर काट रहा है तो हमारे पास ये जो BD जो त्रिज्या थी, रेडियस थी, ये भी एक रेडियस की तरह ही रहेगा यहाँ पर। और जिस तरीके से ये BD जो था वो BE के बराबर हो जाएगा और BD हमारे पास अंडरूट 3.5 था, तो BE भी हमारे पास अंडरूट 3.5 मिलेगा। तो ये पूरी दूरी भी अंडरूट 3.5 होगी, ये डिस्टेंस भी अंडरूट 3.5 होगी। ओके, यानी कि हमने x धनात्मक वास्तविक संख्या, x पॉजिटिव रियल नंबर लिया और हमने नंबर लाइन के ऊपर संख्या रेखा पर अंडरूट x यानी अंडरूट में जो है पॉजिटिव रियल नंबर को